हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 12 के पार्ट 2 को। ओके, तो हमारा पार्ट 2 एंड फाइनल वीडियो होगा। हम लोग होपफुली आज जो है इस पार्ट में अपने इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। तो एज यू ऑल नो, हमारा चैप्टर नंबर 12 क्या है? इट्स फ्रिक्शन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। ओके, एंड आपको मैंने पार्ट 1 जो वीडियो था इससे पहले जो मैंने अपलोड करा था उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ फ्रिक्शन, एंड काफ़ी एग्जांपल्स भी दिए थे आपको जो कि सपोर्ट करते थे कि व्हाट इज़ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के डेफिनेशन को। जैसे मैंने आपको केले के पिल वाला एग्जांपल दिया था कि केला का छिलका जो है अगर फ्लोर पे पड़ा रहता है तो हम गिर क्यों जाते हैं। एंड हम जब बाईसाइकिल चलाते हैं तो अगर हम बाईसाइकिल में पैडलिंग करना छोड़ देते हैं तो हमारी बाईसाइकिल क्यों रुक जाती है। एंड जब कोई भी बॉल जो है रोल हो रहा होता है तो अगर हम उसे पुश नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाते हैं उस पर, तो वो एक टाइम के बाद जाके रुक जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही होती है, क्यों रुक जा रही होती हैं, क्यों हम केले के छिलके पे से गिर जाते हैं, तो इन सब में फ्रिक्शन इन्वॉल्व था। ये सभी फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन के कारण होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर बाईसाइकिल मूव कर रही है रोड पे, तो रोड वाला सरफेस एंड बाईसाइकिल का टायर के सरफेस के बीच में जो है ना फ्रिक्शन का फोर्स, वो रोड वाला सरफेस जो है ना वो आपके टायर के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, लगाएगा। ठीक है, आपका टायर जो है अगर इस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में उसमें फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। हमेशा फ्रिक्शन फोर्स जो होता है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर वो रहता है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करता है, फोर्स लगाता है। ओके, तो ये था फ्रिक्शन, एंड हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे थे, एंड हमने एक्टिविटीज़ भी करी थी बहुत सारी। एंड हम जो है पार्ट 1 वीडियो हमने एंड करा था यहाँ पे। हमारा जो टॉपिक था 12.3 फ्रिक्शन अननेसेसरी एवल, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे अपने पार्ट 2 वीडियो को। ओके, तो अगर आप लोग ने अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो काइंडली क्लास 8 की प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले आपको पार्ट 1 वीडियो देखना है, क्योंकि आपको जो भी बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर के वो उसमें आपको मिलेंगे, एंड तभी आप जो है पार्ट 2 वीडियो पे आना। ओके, तो काइंडली आप जो है पहले पार्ट 1 वीडियो देख लें, एंड पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले, एज ऑलवेज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो काइंडली नीचे सब्सक्राइब का आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहे। एंड अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मैं भी मोटिवेट होती रहूँगी, एंड जो है अच्छे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। और थोड़ी सी भी वीडियोज़ अगर यूज़फुल लगती हूँ तो वीडियोज़ लाइक किया करें। सो काइंडली लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे फ्रिक्शन एक नेसेसरी एवल है। ठीक है, हमें ज़रूरत भी है इसकी, लेकिन ये एवल भी है, यानी इसमें बुराई भी है। ठीक है, तो कहा जा रहा है रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ पे भी हमें जो है अपने कुछ एक्सपीरियंसेस को याद करने के लिए कहा जा रहा है कि इज़ इट ईजियर टू होल्ड अ कुल्हड़ विच इज़ अर्दन पॉट और अ ग्लास टम्बलर। तो आपके लिए क्या ऐसा ईजी होगा? आपने होल्ड किया ही होगा अर्दन पॉट कभी किसी घड़े को, या फिर जो है या फिर कोई जो ग्लास टम्बलर होता है, यानी कि शीशे का जो है कोई ग्लास ले लीजिए। ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा ईजी कौन सा होता है होल्ड करना, किसको आप सही से होल्ड कर सकते हो? सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीजी और हैज़ अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट। और ये भी आपसे कहा जा रहा है कि टम्बलर जो है वो ग्रीजी है, यानी कि उसके ऊपर आपने जो है ऑयल लगा रखा है, तो आपको जो है क्या होल्ड करना ईजी रहेगा, कुल्हड़ या फिर टम्बलर? तो ऑब्वियसली आपको कुल्हड़ जो है, अर्दन पॉट जो है वो होल्ड करना ज़्यादा ईजी रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है आपको वो उसका सरफेस रफ होता है, उसमें पोर्स होते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से उसका सरफेस क्या होता है, रफ होता है। एंड रफ सरफेस होने की वजह से क्या होता है, आपको उसको होल्ड करने में जो है आसानी होगी। जबकि जो है आपका ग्लास टम्बलर जो होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है, एंड ऊपर से हमने उसमें जो है कुकिंग ऑयल लगा रखी है, ग्रीजिंग कर रखी है उसकी, तो हमें उसे जो है होल्ड कर पाना और भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया कि आपको, आपके लिए अर्दन पॉट को होल्ड कर पाना जो है काफ़ी ईजी होगा। आप अगर करना चाहो तो एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो खुद से। ठीक है, आपके घर में होंगे ये दोनों चीज़ें। जस्ट थिंक वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज़ नो फ्रिक्शन। तो कहा जा रहा है कि क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि अगर कोई फ्रिक्शन ना हो और जो है आप ग्लास को होल्ड कर पाओ? बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फ्रिक्शन है तभी हम उसको होल्ड कर पाएंगे। ओके, रिकॉल also how difficult is to move on a wet muddy track or wet marble floor।
और ये भी आपसे रिकॉल करने के लिए कहा जा रहा है, कभी आप कीचड़ में चले होगे, ठीक है, कीचड़ कादों में फंसे होगे एंड या फिर कभी जो है आपका मार्बल फ्लोर जो होता है, घर में टाइल्स लगी होती है, मार्बल्स होते हैं, उस पर पानी गिर जाता है तो या गीला होता है तो उस पर हमें कहा जाता है ना, जब भी घर में पोछा लगता है, मम्मी पोछा लगाती है तो हमें कहती है कि अभी जब तक ये फ्लोर सूख ना जाए तब तक तुम लोग मत चलना, बेड पे ही रहो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम चलेंगे तो हमारे स्लिप होने के चांस होते हैं, हम गिर सकते हैं फ्लोर पे, ठीक है। तो यह वही याद कराने की कोशिश करी जा रही है कि वेट मार्बल सरफेस या फिर मडी ट्रैक पे हमें चलना कितना डिफिकल्ट होता है। मडी ट्रैक पे तो हमारे पैर ही अंदर फंस जाते हैं, हमने आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। तो कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ देयर वेयर नो फ्रिक्शन? तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम क्या एबल हो पाते वॉक करने के? नहीं हो पाते। तो फ्रिक्शन है, ज़्यादा है कम है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन है तभी हम वॉक कर पा रहे हैं। यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ देयर वेर नो फ्रिक्शन। तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता बिल्कुल भी तो आप अपनी पेंसिल से इवन लिख भी नहीं पाते कॉपी पे, ठीक है। व्हेन योर टीचर इज राइटिंग विथ चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड इट्स रफ सरफेस रफ्स ऑफ some chalk particles which stick to द ब्लैक बोर्ड, ओके। तो आपके टीचर जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वाइट चॉक से, तो वो जो क्या हो जाता है, चिपक जाता है आपके ब्लैक बोर्ड पे, तभी तो आपको वो विजिबल हो पाता है कि क्या लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पे, ओके। तो कुड इट हैपन इफ देयर वेर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड द बोर्ड? तो ये क्या पॉसिबल हो पाता अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, चॉक एंड बोर्ड के बीच में? इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वेर नो फ्रिक्शन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव करना स्टार्ट कर देता एंड जैसे कि बॉल को हम एक बार जो है उस पर फोर्स लगा करके फेंक देते हैं रोल करने के लिए, और जो है एक टाइम के बाद वो रुक जाती है ना, तो जब उस पे से पूरा जो हमने फोर्स लगाया था वो उस पे से ज़ीरो हो जाता है, कम हो जाता है, एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उस पर लगता ही रहता है, तो जा करके वो एक टाइम पे रुक जाता है। लेकिन अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या वो रुक पाता? नहीं रुक पाता, ओके। तो had there been no friction between the tires of the automobiles and road they could not be started or stopped or turned to change the direction of the motion। तो जो कहा जा रहा है कि जो भी ऑटोमोबाइल्स यानी कि जो कार्स होती हैं, ट्रक्स होती हैं, बाइक्स होती हैं, ओके, उनके फ्रिक्शन टायर्स एंड रोड के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या वो सब स्टार्ट हो पाते, स्टॉप हो पाते, ओके, हो पाते क्या? यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन अ वॉल और टाई अ नॉट विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। तो विदाउट फ्रिक्शन के आप जो है एक नेल जो है, काटी जो है आप दीवार में जो है लगाते हो, छेद करते हो, उसमें डालते हो एंड जो है या फिर कोई नॉट बांधते हो, तो ये सभी चीज़ें फ्रिक्शन के कारण हो पाती है। विदाउट फ्रिक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। तो फ्रिक्शन के बिना जो है कोई बिल्डिंग भी जो है कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाती। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक सोल ऑफ शू वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। तो यहाँ पे एक शू है, इसका सोल जो है वियर आउट हो गया यानी घिस गया है, इसको जो है फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन यानी कि घिसता है, घसने की वजह से क्या होता है, इसमें जो ग्रिप्स होती हैं जो बनाई जाती है वो क्या हो गई हैं, घिस गई हैं। आपके पास भी चप्पलें होंगी, तो जब आप चप्पल नहीं लाते हो तो उस पर उसके नीचे जो है उसका जो अपोजिट वाला सरफेस होता है उस पर काफ़ी ग्रिप्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उसका वो पुराना होते जाता है, आप उसे ज़्यादा दिन तक यूज़ करते हो तो आपका चप्पल स्लिपरी हो जाता है, ज़्यादा फिसलने लग जाता है। क्यों फिसलने लग जाता है? क्योंकि जो उसकी ग्रिप होती हैं जो पीछे में वो क्या हो जाती हैं, वो सभी जो है घिस जाती हैं, घिसते घिसते वो स्मूथ सरफेस हो जाती है, यानी स्मूथ सरफेस जो है उसमें क्या हो जाता है, आपको आपके स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ओके। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन एविल। तो इसी तरह से जो फ्रिक्शन क्या है, एक एविल भी है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से क्या हो गया, आपके जो ग्रिप लगे हुए थे ये क्या हो गया, घिस गया, सूखा, ठीक है। एंड फिर से आपको शूज़ खरीदने पड़ेंगे नए। तो इट वियर्स आउट मटेरियल वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल बियरिंग्स और सोल्स ऑफ शूज़। तो ये जो भी मटेरियल्स होते हैं, या फिर स्क्रूज हो गए, बॉल बियरिंग्स हो गए, या फिर जूते के सोल हो गए, सभी को घिस देता है, ठीक है, फ्रिक्शन। तो यू मस्ट हैव सीन वर्न आउट स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिजेज एट रेलवे स्टेशन। तो आपने जो है पैरों के निशान जो है देखे होंगे रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो Friction can also produces heat vigorously rub your palms together for a few minutes। तो फ्रिक्शन जो है वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। अब इसका एग्जांपल कैसे है कि आप अपने पाम को, दोनों पाम को, हथेली को आप रब करते होगे ठंड के टाइम में, जब आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो उस टाइम पे क्या करते हो, आप दोनों हथेलियों को रब करते हो और फिर उससे क्या होती है, आपकी हथेली गर्म हो जाती है, फिर अपने गालों पे लगाते हो गर्म गर्म, ठीक है।
तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन हो रहा है दोनों हाथों के बीच, हम उसे फ्रिक्शन घस रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो उससे फ्रिक्शन से क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हाउ डू यू फील व्हेन यू स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस इट कैचेस द फायर। तो जो है हम जब मैच स्टिक जलाते हैं, सिलाई जलाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, दो सरफेस को रब करते हैं, जिससे क्या होता है, फायर कैच होता है। इसी तरह से कुछ जब फर्स्ट टाइम फायर का इन्वेंशन हुआ था, तो आदि मानव जो थे, हमारे ओल्ड ह्यूमन बींग्स जो सबसे पहले थे, वो उन्होंने क्या किया था, दो पत्थरों को घिस करके जो है आग जलाई थी, उसी से जो है आग जलने का कंसेप्ट आया था। यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है मैच स्टिक जलाने के लिए। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ अ मिक्सचर बिकम हॉट व्हेन इट इज रन फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो आपका जो मिक्सचर होता है, घर में मिक्सचर ग्राइंडर होता है, उसको अगर कुछ देर तक आप चलाते हो, उसमें कुछ मसाले पीसते हो, कुछ भी करते हो, तो कुछ देर के बाद क्या होता है, वो गर्म होने लगता है, क्योंकि वो उसमें भी क्या हो रहा है, एकदम घसे जा रहा है, एक दूसरे को फ्रिक्शन हो रहा है। ओके, तो यू कैन cite various other example in which friction प्रोड्यूसेस हीट। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो जिसमें कि फ्रिक्शन के द्वारा जो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, तो इनफैक्ट व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड, हीट जनरेटेड कॉजेज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ओके, तो इस तरह से जब मशीन ऑपरेट होता है, तो उस टाइम क्या होता है, हीट जनरेटेड होता है, जिससे क्या होता है, हीट जनरेट होने से बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी वेस्टेज होती है। तो वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो इस तरह से हमें जो है फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के, फ्रिक्शन को कैसे कम करें, उसके भी वेज पता होने चाहिए, ठीक है, ताकि एनर्जी सब जो है इसमें जो वेस्ट हो रही है वो कम हो। तो इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, तो कैसे हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, अब ये हमारा नया टॉपिक है 12.4, ठीक है। तो कहा जा रहा है, एज यू have seen in the previous section, friction is desirable in some situation। तो हमने पिछले जो सेक्शंस थे उसमें ये देखा कि फ्रिक्शन क्या है, डिजायरेबल है कुछ सिचुएशंस में। ओके, तो हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ योर शू इज ग्रूव्ड। इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शू बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। तो जो आपका शूज है ग्रूव्ड क्यों किया जाता है, यानी कि उसमें जो ग्रिप्स बनाई जाती हैं, जो उस तरह से उसमें शेप बनाई जाती है, क्यों की जाती है, क्यों, ताकि वो जो है ग्रिप पकड़ सके, जो फ्लोर पे वो चले तो उसमें क्या हो सके, ग्रिप पकड़ सके, ठीक है। उसमें पूरा अगर स्मूथ रहेगा उसका सरफेस, शू का सरफेस, तो क्या होगा, हमें चलने में डिफ़िकल्टी होगी, हम स्लिप करेंगे, ठीक है। सो डैट यू कैन मूव सेफली। तो उस तरह से जो है आपको ग्रूव हो जाती है शूज़, जिससे क्या होता है कि परफेक्टली आप चल सकते हो। तो सिमिलरली द treated टायर्स ऑफ cars, ट्रक्स एंड बुलडोज प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। तो इस तरह से जो आप जो बड़े बड़े टायर्स होते हैं एंड बाइक की जो टायर्स होती हैं, कार की जो टायर्स होते हैं, उस तरह से आप देखो, इस तरह से कुछ इनके डिज़ाइंस होती हैं, इस तरह से इनमें ग्रिप बनाई गई हैं, ठीक है। क्यों, ताकि इनका ग्राउंड के साथ जो है बेटर ये अपनी ग्रिप बना सके एंड बेटर जो है फिर ग्राउंड पे ये अच्छे से चल सके। ओके, तो वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाईसाइकिल्स एंड ऑटोमोबाइल्स। तो हम क्या करते हैं, जानबूझ करके जो है फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं, कहाँ, जो हम साइकिल्स में ब्रेक पैड का यूज़ करते हैं ना, जहाँ ब्रेक होता है, आपने देखा है ना ब्रेक पैड्स जहाँ होती हैं। एंड आप अगर आपने बाईसाइकिल चलाई होगी, एंड जो ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, यानी कि जो है, ठीक है, जैसे कि कार्स वगैरह हो गई, तो व्हेन यू आर राइडिंग अ बाईसाइकिल द ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हील्स। तो जब आप बाईसाइकिल राइड कर रहे होते हो, तो ब्रेक जो पैड्स होती हैं वो क्या करती हैं, व्हील को, जो चक्का होता है उसको टच नहीं करती। लेकिन जैसे ही आप जो है ब्रेक लीवर को प्रेस करते हो, तो दिस पैड अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये क्या करती हैं, आपका जो व्हील होता है उसके रिम को एकदम से रोक लेती है, उसके मोशन को, एंड क्या हो जाता है, आपका साइकिल जो है रुक जाता है, चलना रुक जाता है। तो द व्हील स्टॉप मूविंग, तो व्हील स्टॉप करना मूव करना बंद कर देती है। तो यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर रब देयर हैंड विथ सॉइल फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट। तो आपने ये भी देखा होगा कि जो आपने कबड्डी खेली है, कभी खेली होगी, ठीक है, आपके स्कूल में करवाए जाते होंगे, या फिर आप जब स्कूल से घर लौटते होगे तो शाम के टाइम में कबड्डी अक्सर लोग खेलते हैं, ठीक है। तो कबड्डी प्लेयर्स क्या करते हैं, मिट्टी से अपने हाथ में रगड़ते हैं, ये जरूर आपने देखा होगा या खुद भी किया होगा। लेकिन क्यों करते हैं, मिट्टी को क्यों रब करते हैं अपने हाथ में, तो इसलिए रब करते हैं ताकि उनका हाथ जो है वो स्लिपरी ना हो, और जिसको भी वो पकड़े तो अच्छे से ग्रिप बने रहे एंड उसको पकड़ ले।
क्या होता है कि अगर आपके हाथ में अगर आप नहीं मिट्टी रब करोगे तो स्लिपरी होगा। अगर आप पकड़ोगे अपने फ्रेंड को तो वो क्या होगा, आपके हाथ से स्लिप होकर के चले जाएगा छोड़ करके। लेकिन बेटर ग्रिप के लिए हम क्या करते हैं, हाथों में मिट्टी लगाते हैं, ठीक है। तो जिम्नास्टिक अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंसेस ऑन देयर हैंड टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। तो जो जिम्नास्ट होते हैं, जिम वगैरह करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने हाथ में कुछ जो है ना कोर्स सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो वो जो सब फ्रिक्शन जो है, ठीक है, को इंक्रीज़ करने के लिए उनके हैंड्स जो हैं में बेटर ग्रिप हो सके, जिसको भी पकड़े वो, जिससे भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, ठीक है। In some situation, however, friction is undesirable and we would want to minimize it। और कुछ सिचुएशन में क्या होता है, फ्रिक्शन जो है अनडिजायरेबल होता है, यानी कि बिना चाहे होता है, और हमें क्या करना होता है, उसे कम करना होता है, ठीक है। तो वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। तो आप जो है कैरम खेलते होगे, डेफिनेटली खेला होगा। इस तरह से यहाँ पे देखो, आप फिगर में भी यहाँ पे कुछ बच्चे जो है यहाँ पे कैरम खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपने भी कैरम खेली है, तो आप कैरम खेलते टाइम में क्या करते हो, उस पर अच्छे से पाउडर डालते हो ना। कैरम का पाउडर आता है एक अलग से, उस पर हम लोग पाउडर डालते हैं, क्यों, ताकि हम कुछ भी अगर उस पर जो भी हमारे वो खेलने वाले जो वो होते हैं, ठीक है, गोलियां जो होती है, गोटियां जो होती हैं, तो वो अच्छे से उस पर जो है स्लिप करे, अच्छे से हम उसे जहाँ निशाना लगाएं वो वहाँ स्लिप होकर के जा पाए। ओके, तो इसके लिए हम उसमें क्या करते हैं, वो पाउडर छिड़कते हैं, ताकि उस पर जो फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा है वो कम हो जाए, और क्या हो सके, वो स्लिपरी हो सके उसका सरफेस, एंड अच्छे से जो है वो मूव हो सके उस पर गोटियाँ जितनी भी कैरम की हैं। ओके, You might have noticed that when a few drop of oil are poured on the hinges of a door, तो आपने ये भी देखा होगा कि आपके जो दरवाजे होते हैं, उनके जो चौकट होते हैं, उनमें भी हम जो है ना कुछ ऑयल डालते हैं, ताकि वो जो है उनमें से आवाज़ें आने लग जाती है अगर आप उसमें ग्रीजिंग नहीं करोगे, उसके ऑयल नहीं डालोगे तो, ठीक है। एंड अच्छे से खुलती नहीं है अगर उसमें टाइम टू टाइम आप ऑयल नहीं डालोगे, एंड जब ऑयल डालते हो तो अच्छे से वो खुलने लग जाती है, आवाज़ें आनी बंद हो जाती हैं। अ बाईसाइकिल एंड अ मोटर मैकेनिक यूज़ ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ दिस मशीन। तो और जो बाईसाइकिल चलाने वाले होते हैं, मोटर मैकेनिक होते हैं, वो ग्रीस का यूज़ करते हैं जो भी मूविंग पार्ट्स होती हैं उनके मशीन्स में, बाइक्स में, ठीक है। इन ऑल द एबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी। तो अभी हमने ऊपर जितने भी एग्जांपल्स देखे, कैरम का एग्जांपल देखा हमने देखा आपको हिंजेस, डोर के हिंजेस में हम ऑयल डालते हैं, एंड हमने देखा कि हम बाइसाइकिल्स में जो उनके मूविंग पार्ट्स होते हैं, मशीन्स के पार्ट्स होते हैं, उनमें हम ग्रीजिंग करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि हमें वहाँ पे फ्रिक्शन को कम करना होता है इफिशियंसी के लिए, यानी कि उसके बेटर परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। When oil, grease or graphite is applied between the moving part of a machine, a thin layer is formed there and moving surfaces do not directly rub against each other। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, क्या होता है, ऑयल या ग्रीजिंग करने से उससे क्या होता है कि जब भी आप वो ऑयल या ग्रीज या ग्रेफाइट कुछ भी अप्लाई करते हो किसी जो मूविंग पार्ट जो मूव हो रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन हो रहा है, वहाँ पे जो अप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है कि एक छोटी सी पतली सी लेयर फॉर्म हो जाती है मूविंग पार्ट सरफेस के बीच में, और वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बीच में, और जो क्या करती हैं, एक दूसरे को डायरेक्टली जो है टच नहीं करती, एक दूसरे को डायरेक्टली रब नहीं करती हैं। ओके, तो इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू ग्रेट एक्सटेंट। तो जो इंटरलॉकिंग होती है इन दो इरेगुलरिटीज की, इनको अवॉइड किया जाता है ग्रेटर एक्सटेंट में। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट बिकम स्मूथ। द सब्सटेंसेज विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लिब्रिकेंट्स। और वैसे सब्सटेंस जो कि फ्रिक्शन को कम करते हैं, जिनके वजह से फ्रिक्शन कम होता है, वो सभी क्या कहलाते हैं, लिब्रिकेंट्स कहलाते हैं। इसको अच्छे से याद रखना, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, व्हाट आर लिब्रिकेंट्स। तो सब्सटेंसेज विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन आर कॉल्ड lubricants। तो इन सम मशीन इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल एज lubricant, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हर मशीन में आपको ऑयल का ही यूज़ कहा जाएगा कि एज अ lubricant आप इसे यूज़ करो। एंड एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। एक एयर कुशन का भी यूज़ जो है किया जाता है रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन को। ओके, यहाँ पे पूजो सोच रहा है, कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग सरफेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ
किसी भी सरफेस को अच्छे से पॉलिश करके। तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा भी फ्रिक्शन जो रहेगा ही, ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन पूरा नेग्लिजिबल हो जाता है। ओके, एंड फ्रिक्शन कैन नेवर बी इंटायरली, देखिए पहेली ने भी यहाँ यही बोला है, फ्रिक्शन कैन नेवर बी इंटायरली एलिमिनेटेड, नो स्मूथ सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, सम इरेगुलरिटीज आर ऑलवेज देयर। तो फ्रिक्शन कभी भी जो है आप पूरा खत्म नहीं कर सकते हो, कोई भी सरफेस जो होता है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होता। जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था, चाहे कितना भी स्मूथ सरफेस हो उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज होती ही होती हैं। ठीक है, फ्रिक्शन हमेशा जो है कुछ ना कुछ रहेगा ही। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, और जो चक्के होते हैं ये भी फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं। ये सभी हमने देखा, हम जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं कि कैसे फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं, कैसे फ्रिक्शन को डिक्रीज करते हैं, तो हम भी डिक्रीज फ्रिक्शन को देख रहे हैं। ठीक है, तो यू मस्ट हैव सीन अटैचेस एंड अदर पीसेस ऑफ लगेज फिटेड विथ रोलर्स। तो आपने देखा होगा कि आपके जो लगेजेस होते हैं उसमें इस तरह से कुछ रोलर्स लगे होते हैं, पहिए लगे होते हैं, जिससे कि आप आसानी से जो है लगेज को खींच पाते हो। ओके, तो इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीस ऑफ लगेज। तो ऐसा होने से क्या हो जाता है कि ये जो आपको जो ये पूरा बैग है, ठीक है, अगर आप इसे हाथ से उठाओगे तो आपको काफ़ी भारी लगेगा, काफ़ी इसका वेट रहेगा। लेकिन ये व्हील लग जाने से, इसमें ये स्टैंड जो रहता है, इसे हाथ में पकड़ लेने से आप क्या होता है, आपको बस रोल करना होता है इसको सरफेस पे, और आपके लिए आसान हो जाता है। आपको जो है पूरा वेट जो है आपको उठाना नहीं पड़ता है, बस इसको आपको घुड़काना होता है। Why is it so? Let us find out। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए हम पता लगाते हैं। कहा जा रहा है टेक अ फ्यू पेंसिल्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप। तो आपको कुछ पेंसिल लेनी है इस तरह से, यहाँ दिखाई गई है जैसे, जो कि सिलेंड्रिकल हो शेप में। ओके, प्लेस दैम पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ टेबल, और सबको जो है एक दूसरे के पैरेलल जो है एक टेबल पे रख देना है इस तरह से, जैसे यहाँ पे रखा गया है। ओके, एंड नाउ आपको क्या करना है, नाउ पुश द प्लेस अ थिक बुक ओवर इट, और इसके ऊपर एक मोटी सी आपको किताब रख देनी है। ये पेंसिल्स के नीचे रखा है, इसके ऊपर आपको किताब रख देनी है। तो यू ऑब्जर्व द पेंसिल रोलिंग एज द बुक, नाउ पुश द बुक। तो अब आप क्या करो, आपने जो ये बुक को इस पेंसिल के ऊपर रखा है, उसके बाद आप क्या करो, आप बुक को जो है पुश करो। तो यू ऑब्जर्व द पेंसिल रोलिंग्स एज द बुक मूव। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जैसे आपने इस बुक को मूव कराया तो ये पेंसिल भी जो है रोल कर रही है, नीचे में करेगी ही, आपने ऐसा किया ही होगा, आपको पता होगा। ठीक है, तो डू यू फील इट ईजियर टू मूव द बुक इन दिस वे देन टू स्लाइड इट। तो क्या आपको यहाँ पे ईजी लग रहा है बुक को मूव करना कंपैरेटिवली, जब आप ऐसे अगर फ्लोर पे पड़ी रहेगी उसको स्लाइड करके मूव कराओगे तो बिल्कुल लगेगी। आपको यहाँ पे वेट उतना नहीं पता चलेगा, बस थोड़ा सा आप इसको टच करोगे ये मूव करने लग जाएगी। ओके, एंड जबकि ऐसे अगर टेबल पे ये बुक पड़ा हुआ है एंड आपको स्लाइड करके पुश करना पड़ रहा है इसको, तो आपको उसमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ओके, डू यू थिंक दैट रेजिस्टेंट टू द मोशन ऑफ द बुक हैज़ बिन रिड्यूस्ड। तो क्या आपको इस यहाँ से लग रहा है कि यहाँ पे जो रेसिस्टेंट है मोशन का बुक और बुक के बीच में, एंड ये जो पेंसिल्स मतलब बुक के बीच में जो इनका मोशन का रेजिस्टेंस है वो कम हुआ है। हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय प्लेसिंग लॉक्स अंडर इट। तो आपने देखा होगा कुछ हैवी मशीनरी आपने देखी है जो कि मूव कराई जाती है उनके नीचे लकड़ियाँ रख करके। तो ये ज़्यादा इजी है आपको यहाँ पे ये बुक को इस तरह से रोल कर पाना। तो इसी कंसेप्ट से बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है हम लगेज जो ट्रॉली होती हैं जिनमें कि व्हील लगी होती हैं वो हमारे लिए इसलिए आसान हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे जिस तरह से एग्जाम्पल देखा बुक का, इस बुक को पुश कर पाना ज़्यादा इजी है कंपैरेटिवली अगर हम इसे स्लाइडिंग जो है स्लाइड करके मूव कराएंगे। So when one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction। तो जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल कर रही होती है तो इनका जो रेसिस्टेंट होता है मोशन का, ये क्या कहलाता है, रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। ओके, और रोलिंग क्या करता है, ये भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ओके, इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल दैन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। तो इसलिए हमेशा ही जो है ईजी होता है किसी भी चीज़ को रोल करना कंपैरेटिवली उसको स्लाइड करना दूसरी बॉडी पे। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विथ रोलर्स। तो इसलिए ये हमेशा कन्वीनियंट होता है लगेज को रोल लगा हुआ लगेज जो होता है जिसमें पहिए लगे होते हैं उनको कैरी करना। ओके, कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द व्हील इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ द मैनकाइंड। तो इसलिए आप क्या कह सकते हैं अब कि जो चक्के होते हैं वो मानव जाति के लिए सबसे बड़ा इन्वेंशन है, सबसे बड़ी देन है। ठीक है,
सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्मॉलर होता है आपके स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बियरिंग। तो इसलिए जो स्लाइडिंग को है रिप्लेस किया गया है बहुत जगह बाय रोलिंग, किसका यूज़ करके, बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स जो हैं ये भी रोल करती हुई रहती हैं एंड ये क्या करती हैं, फ्रिक्शन कम करती हैं। तो कॉमन एग्जांपल आर द यूज ऑफ बॉल बियरिंग बिटवीन हब्स एंड एक्सल्स ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाईसाइकिल्स। ठीक है, तो बाईसाइकिल्स के सीलिंग्स में, फैंस मतलब बाईसाइकिल्स में, फैंस के सीलिंग्स में, ठीक है, इन सब जगह पे जो है आपको बॉल बियरिंग यूज़ की जाती है। इस तरह से देखो ये बॉल बियरिंग यहाँ पे यूज़ की गई हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, आपके फ्रिक्शन को रिड्यूस्ड करती हैं। नेक्स्ट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, अब जो फ्लूइड होती हैं, जो बहती हैं, ठीक है, उनमें भी फ्रिक्शन होता है, वो भी फ्रिक्शन फोर्स लगाती हैं। ये देखेंगे, यू नो डैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन। तो आपको पता है कि हवा जो होती है वो बहुत हल्की होती है एंड बहुत पतली होती है। येस, इट एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट। और ये भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करती हैं, जो भी चीज़ें इसके थ्रू से पास होंगी, इसके होकर के पास करेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू दैम। तो इसी तरह से वाटर जो होती हैं वो भी जो है, या फिर और कोई भी लिक्विड जो है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उनके से हो करके गुजरता है। तो ठीक है, इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड्स। तो जो साइंस में हम फ्लूइड्स के लिए जो लिक्विड्स होते हैं उनके लिए कॉमन नेम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, फ्लूइड यूज़ करते हैं। जो भी चीज़ें बहती हैं, गैस भी बहती है, वाटर भी मतलब लिक्विड जो होती है वो बहती हैं। सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू डैम। तो इसलिए भी जो भी फ्लूइड होते हैं, गैसेस हो गई, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, ये सभी जो हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करेंगी, जो भी ऑब्जेक्ट इनके ऊपर से पास करेंगी, मोशन करेंगी। ठीक है, तो कहा जा रहा है द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। और जो फ्लूइड के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रैग कहते हैं। ठीक है, the frictional force on an object in a fluid depend on its speed with respect to the fluid। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि जो कि फ्लूइड से होकर के पास कर रहा होता है, ठीक है, तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स जो है लिक्विड के स्पीड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, डिसाइड होता है। ओके, डिपेंड करता है। तो द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड। तो हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप कैसा है एंड फ्लूइड जो होती है वो उसका नेचर कैसा है, यानी कि कौन सा फ्लूइड है वो। ठीक है, तो इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड्स दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। तो इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लूइड के ऊपर से पास कर रही होती है, मूव कर रही होती है, तो उनको जो भी फ्रिक्शन जो है उनके ऊपर काम कर रहा होता है उनको ओवरकम करना होता है। ओके, तो इन दिस प्रोसेस, तो इसीलिए जो है जब अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड से, किसी फ्लूइड से पास करेंगे, उनके ऊपर जो भी फ्रिक्शन होगा उनको ओवरकम करेंगे, तभी तो वो आगे जाकर निकलेंगे, उससे आगे जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होती है, उनको एफर्ट लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, इसीलिए एफर्ट्स को जो है मिनिमाइज भी जो है किया जाता है। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स, इसीलिए ऑब्जेक्ट्स को स्पेशल शेप दिया जाता है ताकि उनसे जो है एफर्ट मिनिमाइज हो सके, उनका एनर्जी कम वेस्ट हो। ओके, तो वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट फॉर दिस स्पेशल शेप्स। तो साइंटिस्ट ने कहाँ से स्पेशल शेप देने का जो है उनको आइडिया आया। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट फॉर दिस स्पेशल शेप, फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स। तो ऑफकोर्स नेचर से ही उनको मिला। बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम। तो जैसे कि आपको पता है कि बर्ड्स जो हैं हमेशा एयर में, विंड में ही मूव करती हैं, ठीक है, हवा में ही मूव करती हैं। एंड मछलियाँ जो होती हैं वो हमेशा पानी में मूव करती है, तो हमेशा उनको फ्लूइड से ही पास करना होता है। तो उन्हीं के शेप से जो है उनको जो है साइंटिस्ट को आइडिया आया, नेचर से ही आइडिया आया, उनके शेप को देखते हुए कि ये सभी जो हैं वो सारे फोर्स को जो है ओवरकम करती हैं, तभी ये हमेशा बर्ड्स जो होती हैं हवा में उड़ पाती है, या मछलियाँ जो होती हैं पानी में तैर पाती हैं। ओके, तो their bodies must have evolved to shape which would make them lose energy in overcoming friction। तो इस तरह से उनकी बॉडी ने जो है वो शेप इवॉल्व किया हुआ आता है, जिसकी वजह से जो है उनको एनर्जी जो लूज करते हैं वो उसके, और वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाते हैं। ओके, तो यू रीड अबाउट दिस शेप इन क्लास 6। तो आपने क्लास 6 में जो है हमने पढ़ लिया था इन शेप्स के बारे में, ठीक है, आपको याद होगा।
लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन, फिगर 12.7। ठीक है, तो आपको 12.17 में यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है, एक एरोप्लेन है एंड ये बर्ड है। तो नहीं लग रहा है ये एरोप्लेन ये बर्ड की तरह ही लग रहा है, चिड़िया की तरह ही बनाया गया है। चिड़िया को भी पंख है और यहाँ पे एरोप्लेन को भी पंख बनाए गए हैं, और इसी पंख चिड़िया के कंसेप्ट पे तो एरोप्लेन की डिस्कवरी हुई थी, है ना। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इस तरह से कुछ मछलियों के पीछे रहता है। बर्ड्स का भी आपको इधर जो है पीछे आपको कुछ इस तरह से ही दिख रहा है। ठीक है, तो एक तरह से इनको चिड़िया के बर्ड के शेप में जो है बनाया गया है, ताकि ये जो है फ्लूइड में पास हो सके, फ्लूइड से होकर के पास हो सके, फ्लूइड जो इनके ऊपर फ्रिक्शन लगा है उनको ये ओवरकम करके आगे निकल सके। ओके, तो इनफैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिजाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। तो इस तरह से जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनको इस शेप में बनाया जाता है ताकि वो फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करे। ठीक है, और यहीं पे हमारा चैप्टर भी एंड होता है। ओके, तो हमारा चैप्टर जो है 2 पार्ट में ही एंड हो गया फाइनली। ओके, आई थिंक आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, जो भी चीज़ें फ्रिक्शन की हैं, फ्रिक्शन को कब इंक्रीज़ किया जाता है, कब डिक्रीज़ किया जाता है, क्यों इंक्रीज़ करते हैं, क्यों डिक्रीज़ करते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। ओके, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल नॉलेज हार्ट को। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग।